सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। अप्रैल 2026 में एक अचानक और बिल्कुल हैरान कर देने वाली आर्थिक मांग ने एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम उस घटनाक्रम को समझेंगे जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और दोस्ती के मायने ही बदल दिए। द $3.5 बिलियन क्वेश्चन। आखिर एक अमीर सहयोगी देश ने अचानक अपना $3.5 बिलियन वापस क्यों मांग लिया? अप्रैल 2026 का ये रहस्य सिर्फ एक रूटीन बैंकिंग ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी भू राजनैतिक पहेली थी। चलिए इस पहेली की गहराई में चलते हैं और इसके पीछे के सच को उजागर करते हैं। $3.5 बिलियन, ये कोई आम रकम नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई ने पाकिस्तान से ठीक इतनी ही रकम वापस मांगी, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। इस अचानक आई डेडलाइन ने इस्लामाबाद के सरकारी गलियारों में भयंकर पैनिक पैदा कर दिया। अंदाजा लगाने के लिए ये रकम पाकिस्तान के पूरे शिक्षा बजट के 2 साल के बराबर है। इस स्थिति को ऐसे समझते हैं। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिसका एक अमीर दोस्त है। मान लीजिए उसका नाम अहमद है। अहमद लगातार कई सालों तक उस व्यक्ति का किराया भरता है और एक दिन अचानक कहता है कि उसे अपना सारा पैसा सिर्फ 3 दिन में वापस चाहिए। जिस आर्थिक सहारे पर भरोसा करके जिंदगी आगे बढ़ रही थी, उसके अचानक छीन जाने का जो झटका होता है, बिल्कुल वही झटका पाकिस्तान की सरकारी और आर्थिक प्रणाली ने इस वक्त महसूस किया। और हाँ, ये सब बिल्कुल अचानक नहीं हुआ था। आमतौर पर ऐसे डिपॉजिट्स को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, जिसे फाइनेंस की भाषा में रोल ओवर कहते हैं। लेकिन दिसंबर 2025 से यूएई ने इसे सिर्फ 1-1 महीने के लिए रोल ओवर करना शुरू किया। दिसंबर, फिर जनवरी और अंत में 17 अप्रैल 2026 को फाइनल रीपेमेंट की डेडलाइन दे दी गई। ये कोई टेक्निकल बैंकिंग ग्लिच नहीं था, ये एक सोची समझी भू राजनीतिक काउंटडाउन थी। जब ये खबर बाहर आई तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फौरन एक ऑफिशियल बयान जारी किया। उन्होंने इस पूरी मांग को मिसलीडिंग बताया और इसे सिर्फ एक रूटीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी नियमित आर्थिक लेन देन का नाम दे दिया। सरकारी नेता जनता को शांत रखना चाहते थे और इस आर्थिक संकट की असली शिद्दत पर पर्दा डालना चाहते थे। लेकिन सच्चाई और सरकारी बयान में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ ऑफिशियल स्टोरी थी कि ये एक पोलाइट और रूटीन वापसी है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। पाकिस्तान के कूटनीतिज्ञ इमरजेंसी बेलआउट लोन के लिए रियाद यानी सऊदी अरेबिया की तरफ भाग रहे थे। एक रूटीन ट्रांजैक्शन के लिए ऐसी आपाधापी तो कभी नहीं होती। तो फिर इस मांग की असली वजह क्या थी? मोटिव 1, द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में अमेरिका के नेतृत्व वाले कोएलिशन और ईरान के बीच एक भयंकर क्षेत्रीय युद्ध चल रहा था। इस दौरान पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का रास्ता चुना। इसका सीधा मतलब है 2 विरोधी गुटों के बीच तटस्थ रहना और मध्यस्थता यानी मीडिएशन करने की कोशिश करना। पाकिस्तान ने किसी एक का पक्ष लेने के बजाय युद्ध को शांत करने के लिए एक पुल बनने की पेशकश की। लेकिन यूएई इस नज़रिए से बिल्कुल सहमत नहीं था। चाथम हाउस के नील कीलियम के शब्दों में अगर कहें तो यूएई के लिए इस युद्ध में चीज़ें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट थीं। उनकी नज़र में मध्यस्थता करना तटस्थता नहीं बल्कि कमज़ोरी और ईरान के साथ मिलीभगत थी। उनके हिसाब से अगर पाकिस्तान उनके दुश्मन की निंदा नहीं कर रहा था तो वो उनका सच्चा दोस्त भी नहीं था। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ खुला विरोध क्यों नहीं कर सकता था? इसके पीछे बहुत बड़ी भौगोलिक मजबूरियां थीं। पहला, दोनों देशों के बीच लगभग 600 मील लंबी बॉर्डर है, जहां सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो ऊर्जा संकट को हल कर सकता है। और तीसरा, भारत के साथ पहले से ही तनाव होने के कारण पाकिस्तान अपने दूसरे बॉर्डर पर ईरान जैसे एक और विरोधी पड़ोसी को झेलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। अब आते हैं दूसरे कारण पर, मोटिव 2, द सीक्रेट राइवलरी। मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच बंद दरवाजों के पीछे एक गुपचुप टकरार चल रही थी। पुराना स्टेटस को ये था कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से यूएई पर निर्भर था, लेकिन नई सच्चाई ये थी कि 2025 के आखिर में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक बहुत बड़ा डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस एक कदम से अबू धाबी को लगा कि उन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। उन्हें लगा कि पैसा तो उनसे लिया जा रहा है, लेकिन असली स्ट्रेटेजिक दोस्ती रियाद के साथ निभाई जा रही है। और इसी बात ने यूएई को अपना पैसा तुरंत वापस मांगने पर मजबूर किया।
जब ये मांग आई तो पाकिस्तान ने ठीक वही किया जिसकी उम्मीद थी। स्टेप 1, सऊदी क्राउन प्रिंस को इमरजेंसी कॉल लगाई गई। स्टेप 2, मिड अप्रैल में सऊदी सेंट्रल बैंक ने $2 बिलियन ट्रांसफर किए। और स्टेप 3, 21 अप्रैल को बचा हुआ $1 बिलियन भी आ गया। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को टेक्निकल डिफॉल्ट होने से तो बचा लिया, लेकिन इससे पाकिस्तान की पूरी आर्थिक निर्भरता अब पूरी तरह से सऊदी अरेबिया पर शिफ्ट हो गई। और इस पूरे मुद्दे का तीसरा और आखिरी कारण, मोटिव 3, द इंडिया फैक्टर। तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य में यूएई का प्राइमरी फोकस अब बदल चुका था। एक तरफ भारत है, जहां ट्रेड ग्रोथ हर साल 15% की दर से बढ़ रही है, एक स्थिर अर्थव्यवस्था है और जो एक मैसिव टेक और बिजनेस हब बन चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो लगातार आईएमएफ बेलआउट्स, गिरती करेंसी और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है। एक प्योरली बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखने पर यूएई के लिए चयन बिल्कुल स्पष्ट था। एक आर्थिक विश्लेषक का ये कथन इस बदलाव को बिल्कुल ठीक से बयान करता है। जब आपके पास एक चमकती हुई नई चीज होती है तो आप पुरानी चीज की चिंता करना छोड़ देते हैं। ये एक बहुत कड़वा सच है। आधुनिक भू-राजनीति में दशकों पुराने ऐतिहासिक संबंध और लाखों एक्सपैट वर्कर्स का होना अब आर्थिक वफादारी की कोई गारंटी नहीं है। द ट्रू कॉस्ट ऑफ नेशनल डिग्निटी। आइए इस राष्ट्रीय गरिमा की असली कीमत को समझते हैं। इस अचानक आई मांग को तुरंत चुकाने और एक टेक्निकल डिफॉल्ट से बचने के लिए देश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। सिर्फ इस एक अकेले रीपेमेंट ने पाकिस्तान के कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का लगभग 18% हिस्सा साफ कर दिया। इसने देश की अर्थव्यवस्था को डेंजर जोन में ढकेल दिया, जहां उनके पास जरूरी आयात करने के लिए मुश्किल से कुछ ही महीनों का पैसा बचा था। इसके अलावा एक छिपे हुए जाल को भी समझना जरूरी है। 7 साल तक यूएई के इस डिपॉजिट को अपने पास रखने के बदले में 6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पाकिस्तान के बजट से लगभग $1.5 बिलियन तो सिर्फ इस ब्याज के रूप में ही हवा हो गए। ये पैसा मुफ्त का नहीं था। अगर हम इस $3.45 बिलियन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इस रकम से क्या क्या हो सकता था? 345 नए अस्पताल बन सकते थे, 6,900 नए स्कूल बनाए जा सकते थे, 3,450 मील लंबी पक्की सड़कें बन सकती थीं, या फिर लगभग 3.45 मिलियन परिवारों को सीधे $1,000 का कैश दिया जा सकता था। इन आंकड़ों से साफ समझ आता है कि एक भू राजनीतिक मांग को पूरा करने के लिए आम जनता ने असल में क्या खोया है। लुकिंग फॉर न्यू फ्रेंड्स। अब आगे क्या? नई आर्थिक जीवन रेखा की तलाश। आईएमएफ, जो पहले से ही इस देश को $7 बिलियन का बेलआउट दे रहा था, उसने अपनी शर्तें और सख्त कर दी। इस माहौल में नई आर्थिक लाइफलाइन ढूंढने के लिए पाकिस्तान ने कई नई रणनीतियां अपनाई हैं, जैसे चाइना के सीपीईसी लोन्स को रिस्ट्रक्चर करना, बेहद हाई इंटरेस्ट वाले अंतर्राष्ट्रीय यूरो बॉन्ड्स इशू करना और शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स की तरफ बढ़ना। ये सभी नए रास्ते महंगे और मुश्किल जरूर हैं, लेकिन अप्रैल के उस संकट को दोबारा आने से रोकने के लिए एक मजबूरी बन चुके हैं। एक पाकिस्तानी कॉलमिस्ट का ये कोट यहाँ बहुत ही प्रभावशाली है। पुलों पर चला जाता है, पुलों पर बॉम्ब गिराए जाते हैं। हमें एक पुल बनने की कोशिश छोड़कर एक मंजिल बनने की कोशिश शुरू करनी चाहिए। ये शब्द दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लिए सबको खुश रखने का प्रयास अंततः विफल रहा और ये साबित हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा सबसे कीमती मुद्रा होती है। In the brutal game of geopolitics, is trying to be everyone's friend the most dangerous strategy of all? इस पूरे विश्लेषण के बाद ये आखिरी सवाल गहरी सोच पैदा करता है। भू राजनीति के इस निर्मम खेल में क्या सबका दोस्त बनने की कोशिश करना ही सबसे खतरनाक रणनीति है? इस आर्थिक घटना ने साबित कर दिया है कि सबको खुश रखना असंभव है और गलत वक्त पर किसी की दोस्ती की कीमत बहुत महंगी पड़ सकती है।